नमस्कार। आज के क्लास में हम देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि संविधान सभा क्या है और संविधान किस तरीके से बना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो मेरी क्लास होगी ये घटना चक्र की किताब आती है पूर्वावलोकन रिव्यू करके, इंग्लिश वर्जन है, उससे लिया गया है। और एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है पॉलिटी, और मेरे जो एक्सपीरियंस हैं यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जिस तरीके से मैं अपना जीएस खासकर पॉलिटी तैयार किया था, उन सबों के अनुभवों के आधार पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया है, इसको समझाने के लिए ये जो मेरी क्लास होगी वो प्री प्लस मेंस अप्रोच का होगा। यानी कि प्री जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, या जो भी आजकल वनडे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, वो चाहे आपका एलटी ग्रेड हो गया, जीडीसी हो गया, ठीक है, टीचर की वैकेंसी हो गई, लेखपाल हो गए, जो भी चीज़ें प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, उन सब के लिए ये यूजफुल होगा। और साथ ही साथ जो मेंस लिखते हैं 250 वर्ड्स में, ठीक है, वो भी अप्रोच आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ये जो क्लास होगी हमारी, इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, यानी कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इसमें सम्मिलित किया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, और ये मेरी क्लास यूपीएससी के लिए यूजफुल है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए यूजफुल है, जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है उनके लिए यूजफुल है, और जो भी ऑल वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए ये आपके लिए लाभान्वित होगी। ठीक है, ये जो मेंस राइटिंग अप्रोच है, ठीक है, स्पेशली जो लिख रहे हैं 2025 का यूपीपीसीएस मेंस, है ना, और 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मेरी क्लास जो है वो दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी के टेक्स्ट अलग से रहेंगे और इंग्लिश के जो टेक्स्ट होंगे वो अलग से रहेंगे। पहले मैं हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, उसके बाद में उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ाने का कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि यह संविधान सभा हमारा क्या है, ठीक है, और इसकी प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, ये संविधान सभा का जो कंसेप्ट है आप देखेंगे 1934 में, है ना, 1934 में, 1934 में क्या होता है कि हमारी एक पार्टी है स्वराज पार्टी, ठीक, स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक कौन थे, जिसके संस्थापक थे आपके सी आर दास, चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था ये लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब ये रांची में गए और रांची में अधिवेशन हुआ था 1934 में, वहां पे सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यानी कि संविधान सभा का मांग उठाया था। ठीक है, ये फॉर्मल डिमांड था इनका। इसके बाद देखेंगे कि 1934 में ही हमारे एम एन रॉय एम एन रॉय जो साहब हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने आइडिया दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, एम एन रॉय साहब ने। ठीक है, उसको स्वराज पार्टी ने उठाया था, और 1934 में हमारी जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने इसको ऑफिशियली डिमांड किया, ऑफिशियली
डिमांड किया कि ऐसा है कि हमें एक संविधान सभा बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो 1934 में ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट उसको अप्रूवल नहीं दे रहा था। तो जब गवर्नमेंट अप्रूवल उसको नहीं दे रहा था, तो 1934 के बाद 1938 में देखेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान है, ऐसा बननी चाहिए कि जिसमें सिर्फ इंडियन सम्मिलित रहें और बाहरी जो लोग हैं, जैसे ब्रिटिशर्स हो चाहे कोई और हैं, उनका हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, 1938 में वो बोलते हैं। जब इस तरीके से बात आती है 1938 में, जो नेहरू बोलते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट जो इंडियन हैं, ठीक है, उनके द्वारा हमारा होना चाहिए। ओके, इस डिमांड को 1940 में हम देखते हैं कि हमारा अगस्त ऑफर आता है। ठीक है, अगस्त ऑफर। देखिए, अगस्त एक आता है अगस्त ऑफर, और अगस्त एक आता है अगस्त डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अगस्त ऑफर है 1940 में, ये कहता है कि चलिए ठीक है, आपकी जो डिमांड है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की, हम आपको स्वीकार कर लेते हैं। तो अगस्त ऑफर क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार तो कर लिया कि हम आप जो भारतीय जो डिमांड कर रहे हैं कि संविधान सभा बननी चाहिए, है ना, तो अगस्त ऑफर तो 1940 में स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, आपको हम परमिशन देते हैं बनाने के लिए। लेकिन परमिशन तो मिल गया बनाने के लिए, लेकिन उस समय ब्रिटिश हुकूमत इंडिया में थी। तो ब्रिटिश हुकूमत था, तो किसके परमिशन से बनाएंगे? जब तक ब्रिटिश हुकूमत कुछ प्रपोजल नहीं लाएगी, कुछ फ्रेमिंग नहीं लेके आएगी, तो हम नहीं कर पाएंगे। तब उसके बाद 1942 में हमारा क्या आते हैं, क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स। तो जो हमारा क्रिप्स आते हैं, क्रिप्स कमीशन जो आती है, तो ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम क्या कर रहे हैं आपको कि कैसे आप इसको बनाएंगे, यानी कि प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग, कैसे आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा कैसे बनाएंगे, ये इनको देता है, ये प्रपोजल देता है, प्रपोजल, है ना, प्रपोजल देता है फॉर फ्रेमिंग। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए फ्रेमिंग देता है, और ये क्रिप्स कहते हैं कि ऐसा है कि आप हमारा डोमिनियन स्टेटस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि जो हमारे मुस्लिम हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं, ठीक है, उन क्रिप्स मिशन में यही बोला जाता है कि जो हमारे हिंदू और मुस्लिम हैं, है ना, उनको क्या है कि हम बराबर बराबर जो सीट का डिमांड है, वो तो हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे। वो जो हमारे वेबल होते हैं वो हमें देते हैं। ये कहते हैं कि हमको बराबर आपको सीट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको डोमिनियन स्टेटस में रहना पड़ेगा। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो हमारे प्रोविंस हैं, वो चाहे तो इंडिया में सम्मिलित हो जाएं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो सम्मिलित होके, इंडियन डोमिनियन में सम्मिलित होके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, नहीं तो वो अलग रह के अपना बना सकते हैं। ठीक, पहला। दूसरा ये कहते हैं कि जो हमारी संविधान सभा होगी, उसमें जो आदमी चुन के आएंगे, पहले हमारा प्रोविंशियल था, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, और हमारे प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, तो जो हमारे प्रोविंशियल से आएंगे वो हमारे इलेक्टेड रहेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो हमारे नॉमिनेटेड रहेंगे। ये सब हमारे क्रिप्स मिशन में प्रपोजल में था। ठीक है, कि किस तरीके से आप फ्रेमिंग करेंगे। ओके, उसके बाद जब ये प्रपोजल आ गया फ्रेमिंग का कि इसमें कौन कौन लोग रहेंगे, जो हमारे प्रोविंस प्रांत हैं, प्रांत के लोग कितने रहेंगे, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है, उसके लोग कितने रहेंगे, ये क्रिप्स मिशन में सब कुछ सम्मिलित हो गया। उसके बाद 1946 में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन आता है ना, कैबिनेट मिशन। तो जब कैबिनेट मिशन आता है, तो इसने क्या करता है कि यही कैबिनेट मिशन आपको कहता है कि चलिए ठीक है, क्रिप्स का बात मान लीजिए, और आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
आप क्रिएट कर दीजिए। यानी कि कैबिनेट मिशन की हेल्प से ही जो हमारा संविधान सभा जो है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबली ठीक है, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यानी कि जो हमारी संविधान सभा है उसका निर्माण कैबिनेट मिशन के थ्रू हो गया। यानी ब्रीफ में देखिए, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान सभा है, ठीक है, तो ये संविधान सभा का सबसे पहले आइडिया किन में आया? तो हमारा एम एन रॉय। ठीक, किस पार्टी ने सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया? स्वराज पार्टी। उसके बाद किस पार्टी ने? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे कि जो हमारे संविधान सभा बनेगी वो प्योर मतलब पूर्णतः भारतीयों द्वारा होगी, उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी। तो संविधान सभा बनाने के लिए तो ब्रिटिश का अप्रोच क्या है? तो 1940 में अगस्त ऑफर आता है और अगस्त ऑफर कहता है कि चलिए ठीक है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद किस तरीके से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके लिए क्रिप्स मिशन आता है। और क्रिप्स मिशन 1942 में कहता है कि इसमें जो आप डोमिनियन स्टेटस में रहेंगे, लेकिन इसमें कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन मेंबर बनेंगे इसमें, क्योंकि असेंबली मतलब क्या? लोगों का समूह, यही ना। तो संविधान बनाने के लिए लोगों का जो समूह है तो वो कहाँ से आएंगे? वो जो हमारे क्रिप्स मिशन आया था उसका प्रपोजल था फ्रेमिंग करने के लिए कि हमारे जो प्रोविंशियल हैं, है ना, और जो हमारे प्रिंसली स्टेट हैं उससे लोग आएंगे। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आएंगे, ठीक है, और जो हमारे प्रोविंस हैं वहां से चुन कर आएंगे वो, ठीक है, और प्रिंसेस से नामित होके आएंगे। फिर ये सब चीजें चल रही थी। फिर उसके बाद 1946 में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन आता है, क्रिप्स मिशन को इम्प्लीमेंट करता है और हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, ओके, इतना समझ गए आप? अब देखिए, जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली अब आ गई तो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? ठीक है, तो उसमें हमारे 389 मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। ओके, तो जो इसमें आप देखेंगे कि 389 मेंबर थे, टोटल स्ट्रेंथ था, है ना, टोटल स्ट्रेंथ यानी कि जितनी संख्या थी वो हमारा 389। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, किसमें? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, असेंबली जो हमारे संविधान सभा है उसमें हमारे टोटल कितने मेंबर थे? 389। इसमें आप देखिए 389 में आप देखेंगे कि एक प्रोविंस है हमारा, प्रोविंसेस यानी कि प्रांत। तो जो प्रांत थे, कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे। ठीक है, 11 प्रांत थे। ओके, और उसके बाद हमारा क्या था कि हमारे 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, यानी कि मुख्य जो आयुक्त हुआ करते थे उनका प्रोविंस था। ठीक है, ये तो जो ये जो प्रोविंस था ये हमारा ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स, और जो ये था 4 प्रोविंस ऑफ चीफ कमिश्नर। बहुत आसानी से और शांत से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि चीफ कमिश्नर जो थे, है ना, चीफ कमिश्नर जो थे 4 के अलग अलग हमारे प्रोविंस से थे वो थे। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि 93 यानी कि ये प्रोविंस हो गए आपके। जब प्रोविंस हो गए फिर आपके प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट में क्या है? 11 प्रोविंस में देखेंगे कि हमारा 292 सीटें,
आ जाएंगी, यहाँ पे 4 सीटें आ जाएंगी और यहाँ पे 93 सीटें प्रिंसली स्टेट को दे दी गई। ओके। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट होता है कि जहाँ का राजा जो है वो क्या है, अंग्रेजों के कमांड में है, यानी कि अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पे राजा हैं, लेकिन राजा अंग्रेजों के अधीन। अब प्रोविंसेस जो हैं, 11 प्रोविंसेस जो हैं और 4 प्रोविंसेस ऑफ चीफ कमिश्नर, ये क्या है कि ब्रिटिश का यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल है। प्रिंसली स्टेट मतलब आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल में हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद कश्मीर, कश्मीर, जूनागढ़, ये सब हमारे प्रिंसली स्टेट हैं। ओके। तो जो 389 सीट हैं, तो वो हमारा 11 प्रोविंस, 4 प्रोविंसेस जो चीफ कमिश्नर के थे और हमारे प्रिंसली स्टेट में डिवाइड कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट को मिला 93, ठीक है, और 290 दिस वन प्रोविंस जो गवर्नर का था चीफ, यानी कि टोटल जो प्रोविंस को मिला वो 296 मिला। ओके, ठीक है। अब जब ये 296 मिल गया, तो अब ये था कि ये जो 296 प्रोविंसेस में था सीटें, इसको क्या किया कि बाद में फिर बांट दिया गया, किसमें, कैटेगराइज कर दिया गया। क्या कैटेगराइज किया, किसमें, मुस्लिम में, ठीक है, मुस्लिम में, सिख में और जनरल, सामान्य, यानी कि इसमें हिंदू आ जाएंगे, इसमें सिख रहेंगे और ये, ठीक है। और ये सब चुने कैसे जाएंगे, ये सीटें बढ़ गई, ये सब चुने जाएंगे कि जो हमारे प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, के द्वारा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यानी कि प्रांतीय विधायिका जो सभा थी, विधानसभा, उसमें जो मेंबर थे, वे मेंबर लोग इन 296 मेंबर को वो चुनेंगे, ठीक है। इसमें ये था कि अब जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे, उनको कैसे चुना जाता था, तो उनको चुना जाता था पीईटी पे, है ना। ये शॉर्टकट है, एक पॉइंट याद रखिएगा। यानी टी से जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स पे करता है, वो चुनता था। दूसरा, जिसके पास एडुकेशन था, यानी कि जिसके पास शिक्षक थी, वो चुनता था। और जिसके पास प्रॉपर्टी थी, है ना, ये तीनों लोग मिलकर जो हमारे प्रांत की विधानसभा हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको ये चुनते थे। आप देखेंगे इसमें लिमिटेड लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, ठीक है, यानी कि एडल्ट सफरेज नहीं था, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हो गए हैं, वो सभी लोग वोट नहीं करते थे, बल्कि लिमिटेड था, कुछ लोग ही वोट करते थे। और वो लोग वोट कौन करते थे, यानी कि जो टैक्स पे करते थे, जो हाईली एडुकेटेड थे, शिक्षित थे और जिनके पास अधिक प्रॉपर्टी थी, वही लोग लोगों को चुनते थे। अब वो लोग जाते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि प्रांतीय विधानसभा में। और ये प्रांतीय विधानसभा के लोग अब क्या करेंगे कि इसमें मुस्लिम और सिख और जनरल जो सीटें डिवाइड हो गई थी, तो उसमें क्या था कि जो इसमें मुस्लिम होगा वो मुस्लिम को चुनेगा, जो सिख होगा वो सिख को चुनेगा, जो जनरल होगा वो जनरल में चुनेगा। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट का माध्यम भी चल रहा था। जैसे आप देखेंगे, ये अब कब की बात हो रही है, 1946 की बात हो रही है ना। आप 1909 में देखेंगे कि हमारे मोर्लो मिंटो रिफॉर्म्स आए, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमान को दे दिया गया। 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हम देखेंगे कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो हमारा इंडियन क्रिश्चियन को, ठीक है, उसके बाद एंग्लो इंडियंस को, उसके बाद सिख को, है ना, सिख को, और उसके बाद हमारे यूरोपियन को दे दिया गया। लेकिन 1935 में आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का, वो किसको दे दिया गया 1935 में, ठीक है, हमारे जो वुमेन हैं,
डिप्रेस्ड जो क्लास है, ठीक है, और लेबरर है। लेकिन वो हमारा सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं था, उसको हटा के फिर उन्होंने रिजर्व से कर दिया था। लेकिन अभी 1919 तक देखेंगे तो 1909 का जो मुस्लिम का सेपरेट वो चल रहा था, और 1919 में जो हमारा सिख का चल रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट, वो सब चीजें अभी कायम थी। ठीक है, तो इस तरीके से चुनाव होता था। और ये जो आप जो लोग थे, एक प्रांत के लोग थे, वो इन तीनों की सहायता से, जो टैक्स पेयर थे, जो शिक्षित थे, जो जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो लोग क्या करते थे कि लोगों को चुनते थे। तो वो हमारे प्रांत की विधान परिषद में लोग आ गए, और यही विधान के परिषद के जो लोग हैं, यही क्या करते थे कि इन लोगों को 296 जो सीट पे प्रोविंस के थे, उसको इन लोग चुने, सिलेक्ट किए। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रिंसली स्टेट में जो 93 सीटें थी, ये हमारे नॉमिनेट हुआ करते थे, नॉमिनेटेड। ठीक है, अब ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, तो प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे, है ना, नॉमिनेटेड बाय हेड, जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे, वो उनको नॉमिनेट करते थे, नामित करते थे। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हुई। ओके, ठीक है। अब देखिए, जब ये सब सारी चीजें हो गई, है ना, जब इतने मेंबर आ गए, तो इसमें जो है कैबिनेट मिशन में ये भी कहा गया कि आप जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि एक जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि एक जो इसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चुन के आएंगे, वो क्या करेंगे कि 10 लाख जो पॉपुलेशन है ना, 10 लाख पॉपुलेशन उसके बराबर रहेंगे। यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन, 10 लाख जनसंख्या पे एक हमारे प्रतिनिधित्व आएंगे। ठीक है, जैसे एमपी एमएलए मान लीजिए, तो 10 लाख पॉपुलेशन पे एक एमपी हमारे चुन के आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा में। ठीक है, ओके। अब चुनाव शुरू हुआ। जब चुनाव शुरू हुआ, तो जो 296 प्रोविंसेस का था, है ना, 292 हमारे जो 11 प्रोविंस के थे, जो गवर्नर का था, और 4 हमारे जो चीफ कमिश्नर के थे, यानी कि 296 जिनका इलेक्शन होना था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो उसमें क्या आता है कि आप देखेंगे कि जब रिजल्ट इलेक्शन हुआ, है ना, जुलाई अगस्त में 1946 में, तो जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें देखेंगे कि जो आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, वो जीत के आती है 208 सीटें। ठीक है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ये चुन के आती है 73 सीटें। ठीक है, और जो अदर्स होते हैं, अदर्स से मान लीजिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की पार्टी लड़ी थी, है ना, और भी बहुत सारे छोटे 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 पार्टियां लड़ी थी। तो ये लोग टोटल जीत के आए थे, जो कि बाबा साहब की पार्टी जीती नहीं थी सीटें, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अदर में जो चीजें हैं, ये सब हमारे जीत के आए थे 15। ठीक है, ओके, ये हमारा 296 सीटें हो गई। ठीक, अब देखिए, जब ये जीत के आए और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो जो हमारा फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज हुई, वो हमारा कब हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 6 दिसंबर की 9 दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ था 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। तो जब 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो आप देखिए कि जो प्रोविंसेस के, जो प्रांतीय के जो लोग नेता चुन के आए थे, वो तो फर्स्ट मीटिंग में आके मोस्टली ज्वाइन किए, सेकेंड मीटिंग में भी हम ये ज्वाइन किए। लेकिन अभी देखिए, फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग में जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, उसके मेंबर ज्वाइन नहीं किए थे। यही जब थर्ड हमारा बनता है, थर्ड मीटिंग जब आती है, अब थर्ड मीटिंग होगी, तो हमारा ऑब्वियसली 1947 में चला जाएगा ये। और ये कब, अप्रैल में। अप्रैल में आप देखिए, प्रिंसली स्टेट जो है, स्टेट, है ना, ये एंट्री मारती है। अब तक फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग तक इसने इग्नोर किया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन थर्ड मीटिंग में जब अप्रैल 1947 में ये ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे यहाँ से ये शुरुआत करते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में सम्मिलित होने के लिए।
ठीक है, ओके। अब क्या है कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, संविधान सभा, ये तो भैया आपका बन गया कब? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को बन गया। ओके, जब हमारा कंस्टिट्यूएंट संविधान सभा बन गया तो भैया इसके प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वो हमारे कौन किए, जो यानी कि पहले शुरुआत कौन किए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, इन्होंने उसको प्रिसाइड किया फर्स्ट मीटिंग को। लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर है और 11 दिसंबर को 1946 को हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे क्या बने? प्रेसिडेंट। क्या बने? प्रेसिडेंट परमानेंटली, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे मुखर्जी साहब हैं, है ना, मुखर्जी, ये हमारे बने वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इस मुखर्जी साहब। इसमें क्या है कि अब देखेंगे कि एक और बने थे, फ्रैंक एंथनी थे, फ्रैंक एंथनी। ठीक है, तो जो हमारे फ्रैंक एंथनी थे, है ना, ये क्या बने थे? फ्रैंक एंथनी थे, ये हमारे नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन बने थे। नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, और ये हमारे एच.सी. मुखर्जी साहब थे। तो जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा के जो पहले जो हमारे बने डॉक्टर सिन्हा, इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने शुरुआत किया। लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट, ए टेम्परेरी। ठीक है, ओके। एस.सी. मुखर्जी जो थे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे फ्रैंक एंथनी, ये हमारे एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, और एंग्लो इंडियन थे तो इनका सीटें, एंग्लो इंडियन का सीटें रिजर्व हुआ करती थी। ये एंग्लो इंडियन की सीट कहाँ से रिजर्व हुआ करती थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। ओके, तो ये फ्रैंक एंथनी जो थे, ये एंग्लो इंडियन थे, तो इनको हम डिप्टी चेयरमैन नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, ओके। और ये फ्रैंक एंथनी जो हैं, ये 1950 से लेके 1992 तक लगातार ये लोकसभा में रहे हैं। ओके, ठीक, ये तो बेसिक कंसेप्ट इनका आ गया। अब देखिए क्या होता है कि ये चीजें हो गई कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। अब जो संविधान लिखा गया, तो संविधान लिखने में टोटल कितने समय लगे? तो संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने, 11 मंथ और 18 दिन लगे। ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट है, उस पे ये कहते हैं कि ये 2 वर्ष, है ना, 2 इयर्स 11 मंथ, ठीक है, और 17 दिन ही मानते हैं। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन सिंपली यदि कोई पूछे कि संविधान लिखने में कितना समय लगा, तो आप 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन करेंगे। ओके, लेकिन जब स्पेसिफाई करें कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो बताए गए हैं टाइम, ठीक है, तो कितने टाइम में संविधान लिखा गया, तो 2 वर्ष 11 महीना और 17 दिन, उसमें से बस 1 दिन आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, तो ये जो 11 है ना, यहाँ पे 11 फिर कीजिए, तो यानी कि टोटल हमारे 11 सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे।
संविधान सभा लिखने के लिए टोटल 11 सेशंस हुए थे और 11 सेशंस में 165 दिन हमारे लगे थे। लेकिन एक और हमारा सेशन हुआ था, +1 सेशन हुआ था। ये कब हुआ था सेशन? कि जब सभी लोग मिल के फाइनली सिग्नेचर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे वो लोग सभी लोग मिल के साइन किए थे। और वो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को ये लोग मिल के साइन किए थे। तो ये कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सभी लोग मिलकर साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो भी हमारा एक सेशन कहलाएगा। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से हमारे हो जाएंगे 12 सेशन। तो यदि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा गया वो बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितने सेशंस लगे थे, तो आप तो 11 करेंगे। लेकिन जब पूछेगा कि टोटल कितने लगे थे, 24 जनवरी 1950 तक टोटल कितने सेशन हुए थे, तब आपको 12 करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे बी एन रॉ, जो हमारे बी एन रॉ हैं, इनको एडवाइजरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। ठीक है, यानी कि सुझाव दिए थे कि संविधान कैसे लिखा जाए। इन्होंने सुझाव तो दिया था, साथ ही साथ इन्होंने जो ड्राफ्टिंग, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट किया था जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, नहीं तो ये जो कहा जाता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। ठीक है, यदि इनके ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया होता तो हो सकता है कि इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। लेकिन बी एन राव साहब जो ड्राफ्ट दिए थे वो स्वीकार नहीं किया गया था। ओके, तो इसीलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद फिर हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो इसके जो प्रेसिडेंट थे, है ना, जो अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, है ना। एक तो हमारे अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर, और 6 हमारे अन्य थे, जिसमें हमारे कौन थे? अय्यर थे, अयंगर थे, ठीक है, सैदुल्ला थे, खैतान थे, मित्तर थे, ठीक है, और बी एन राव साहब। ये 6 हो गए और ये अम्बेडकर साहब 7, यानी कि टोटल ये, और यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब देखिए एक डेट आता है 26 नवंबर, है ना, 1946। ये जो 26 नवंबर होता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी होता है, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, है ना, यानी कि संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? 26 नवंबर को इसलिए मनाते हैं कि 26 नवंबर 1946 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको हम संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि 26 जनवरी जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये इनएक्टेड हो गया, यानी कि पूरे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। एक यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट समझा दूंगा मैं कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक है क्या? जो आप गणतंत्र के बारे में बात बोलते हैं कि है क्या, तो गणतंत्र सिंपल है कि आप 15 अगस्त 1947 को आप आजाद हुए, तो आजाद हुए तो आप इसको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। प्लस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया, है ना, जब ये दोनों मिले हैं तब कहीं जाके हम रिपब्लिक बने हैं।
सिंपल। और आपको पता है कि रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है वर्ड? फ्रांस से लिया गया। फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमारा रिपब्लिक वर्ड लिया गया है। और इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट है कि इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 को, तो उसमें विभिन्न धर्म के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, हो सकता था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न रहता तो वो लोग अपने अपने धर्म के अनुसार चलते। जब अपने अपने धर्म के अनुसार चलते तो अलग अलग डायरेक्शन में वो जाते, तो उससे हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं डेवलप कर पाता। तो उन सभी धर्मों को एक साथ चलने के लिए, एक कानून बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। यानी कि आप कुछ भी धर्म, संप्रदाय, पंथ फॉलो करेंगे, लेकिन आपका जो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, ठीक है, उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। और ये जब चीजें कब हुई? हमारा रिपब्लिक डे के दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हो गया, तभी हम रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिए। ठीक है, हाँ, एक कंसेप्ट अलग है कि 1930 में भी, 1929 में हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था कि, तो उसमें डिक्लेयर हुआ था 1930 में ही कि हम 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इनेक्ट हो गया। अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, तो उसमें देखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि कितने वुमेन कितनी थी, औरतें कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो वो नंबर है 15। ठीक है, कितना नंबर है? 15। ओके, ठीक है। उसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी थी। सरोजिनी नायडू जो हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश थी, यूनाइटेड प्रोविंस के। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू भी थी, वो जो कि हैदराबाद में जन्मी थी। ओके, तो इस तरीके से 15 लोग हैं, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये मोटा मोटे तौर पे 15 आप याद रखिएगा कि 15 औरतें थी। ठीक, ओके। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही हमारा संविधान जो सभा है ना, वही हमारा पार्लियामेंट भी बना बाद में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो हमारा इंटरिम गवर्नमेंट भी बनेगी, अंतरिम सरकार। तो जब अंतरिम सरकार बनेगी, है ना, तो अंतरिम सरकार बनेगी तो कब बनी? जो अंतरिम सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, वो हमारा 2 सितंबर, ठीक है, 1946 को बन गई। ठीक, ओके। अब बन गई, तब इसमें क्या है कि हमारे 5 मेंबर थे, वो हमारे एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। 5 मेंबर किससे थे? मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग से। ठीक है, अब इंटरिम कैबिनेट 1946 में बना। अब उसमें कौन कौन थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर थे। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट के? यस, इंटरिम गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो हमारे कौन थे? वो हमारे थे माउंटबेटन। माउंटबेटन। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देख लेंगे कि जो लॉ मिनिस्टर थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। इसको मैंने क्या है कि समराइज कर दिया है ना? इस तरीके से ये जो पूरा आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना, यदि ये चीजें आप बस सही समझ गए तो आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप इसे करके वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। अब हिंदी में समझते हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ। ओके, 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन रॉय ने दिया था।
बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद ये पूछ देगा कि सबसे पहली पार्टी कौन जिसने संविधान सभा की डिमांड किया था, तो हमारी स्वराज पार्टी था। और स्वराज पार्टी के बाद फिर किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। और स्वराज पार्टी किस अधिवेशन में किया था? रांची के अधिवेशन में। बहुत बढ़िया। और कांग्रेस पार्टी थी किस अधिवेशन में, कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? वो पटना में। ठीक है, में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। यानी कि फैजपुर अधिवेशन, और फैजपुर अधिवेशन में हमारे उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? देखिएगा फैजपुर में कौन थे। ओके, ये आपके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 1934 में कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान सभा का डिमांड किया था। ओके, एक निर्वाचित संविधान सभा, एक निर्वाचित यानी कि एक इलेक्टेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, इलेक्टेड, द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि जो इलेक्टेड हमारे संविधान सभा होगी, है ना, निर्वाचित होगी, तो उसका सबसे पहले प्रस्ताव किसने लाया? 1942 में क्रिप्स मिशन ने। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निधि जो है निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ओके, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ठीक है, इसके तहत मोटे तौर पे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, जैसा कि आपको बताया, यानी कि 1 मिलियन पे 1 रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व। ठीक है, यही हुआ ना, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। ओके, के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल संख्या, जो संविधान सभा हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, उसकी कुल संख्या कितनी थी? 389, जैसा कि आपको बताया मैंने। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को, है ना, यानी कि जो हमारा प्रोविंसेस है, ब्रिटिश भारत मतलब जो हमारे प्रांत हैं, है ना, प्रोविंसेस हैं, यानी कि ब्रिटिश भारत को, तथा 93 सीटें जो हैं हमारे देसी रियासतों को, यानी कि प्रिंसली स्टेट, जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि देसी जो हमारे रियासतें थे, उसको 93 सीटें अलॉट कर दिया गया। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था, जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन किया हूं मैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्वों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, जैसा कि आपको बताया था मैं कि जो हमारे प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों का मतलब प्रिंसली स्टेट, तो जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे 93 सीट उनको एलोकेटेड था, तो वो हमारे कौन करेंगे? जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट हैं उसके जो हेड हैं, है ना, उनके जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा वो नॉमिनेट हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। ठीक है, 296 सीटों यानी कि ब्रिटिश भारत को जो आवंटित था, यानी कि जो प्रोविंसेस थे, जो गवर्नर के द्वारा और जो हमारे चीफ कमिश्नर के द्वारा रूलिंग हो रही थी, उनको जो सीटें पे चुनाव हुआ, उसमें से देखेंगे कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली। ठीक है, 73 सीटें हमारे मुस्लिम लीग को, और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ठीक है, जैसा कि आपको बताया हूं मैं। जो देशी रियासतें थीं, यानी कि प्रिंसली स्टेट ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग तक ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन थर्ड मीटिंग यानी कि 1947 में हम देखते हैं अप्रैल में ये अपना पार्टिसिपेशन शुरू करते हैं धीरे धीरे। संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए, यानी कि ग्रेजुअली। ठीक है, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का,
इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से आज पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, लोकसभा चुनाव होता है, सभी लोग वोट डालते हैं, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो हम नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, वो लोग उनको चुनते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ठीक है, तो यानी कि वो जो हमारे चुनाव हुए थे संविधान सभा के, वे हमारे अप्रत्यक्ष निर्वाचन थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, रिमेंबर, याद रखिएगा। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। ठीक है, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं था, यानी कि जो एडल्ट सफरेज है उस पे नहीं था, बल्कि ये लिमिटेड लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे डिपेंड था। लिमिटेड मतलब कि जो लोग हमारे टैक्स पेयर थे, जो एडुकेटेड थे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी, है ना, वो सभी उसको कर पाते थे, यानी कि सब लोग इसमें वोट नहीं देते थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, जैसे बताया आपको, टैक्स, शिक्षा, एडुकेशन, संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के आधार पर, यानी कि पीईटी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो लोअर भर्ती कराता है, यूपी ट्रिपल एससी, तो वो हमारा पेट एग्जाम कराता है, प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ये कराता है, तो वही आप याद रखिएगा। ओके, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। अच्छा, कब इन्होंने इनवाइट किया? ठीक है, तो इन्होंने 20 नवंबर को इनवाइट किया, वायसराय जो थे हमारे। ठीक है, और वायसराय कौन थे? माउंटबेटन साहब। और माउंटबेटन साहब ने कब इनवाइट किया सबको? 20 नवंबर 1946 को। और जब 20 नवंबर 1946 को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 19-20 दिन टाइम लगेगा सब तक ये चीजें पहुंचने में, और तब सब लोग आएंगे। यानी कि जब ये कहे, तो यानी कि 10 और 9 19 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे जो वायसराय हैं, वो जो भी इलेक्टेड मेंबर थे, निर्वाचित थे, उनको कब इनवाइट किया? ठीक है, तो हमारा 20 नवंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थी, ने हिस्सा लिया। ठीक है, कितने थे? 207। तो 207 मेंबर, और टोटल कितने मेंबर थे? 200 389 ना। ठीक है, टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर। देखिए यहाँ पे 389 मेंबर थे, इसमें प्रिंसली स्टेट के भी और प्रोविंसेस के। ओके, और इसमें जो हमारे 296 मेंबर थे, ये कहाँ थे? प्रोविंसेस के थे, है ना। तो पहली और दूसरी में हमारी प्रिंसली स्टेट जो कि हमारे 93 थे, वो तो हमारे नहीं आए, है ना। तो 296 तो कम से कम आने चाहिए थे। ठीक है, और 15 औरतें थी, लेकिन 296 नहीं आए पहले में। पहले में कितना आए? इसमें आए 207। 207 और 8 महिलाएं, अरे 9 महिलाएं, आज चूंकि 15 महिलाएं थी, 9 महिलाएं आए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एक्चुअली इस पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहे कोई भी एग्जाम पूछ सकता है वो, तो कंसेप्ट आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आप देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, एक परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, तो जो हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और परमानेंट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमारे HC मुखर्जी साहब थे। नॉमिनेटेड हमारे चेयरपर्सन कौन थे? तो हमारे फ्रैंक एंथनी थे, जो कि जैसा आपको पहले मैंने बताया है। तो ये हमारा टेम्परेरी, ठीक है, ये हमारे स्पीकर थे या अध्यक्ष प्रेसिडेंट बोलेंगे, वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। 11 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर में दो जोड़ेंगे, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। यानी कि डॉक्टर
फर्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दूसरा कोई खड़ा नहीं हुआ, बल्कि सर्वसहमति से, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, चुन लिया गया। ओके। फिर 2 दिन बाद 9 दिसंबर, 9 से 11 दिसंबर यानी कि 2 दिन, फिर 13 दिसंबर यानी कि 2 दिन, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, रेजोल्यूशन इन्होंने लेके आया, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। और देखिए, जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब लेके आए, वो हमारा प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से है, यूएसए से लिया गया। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से प्रियम्बल का कंसेप्ट लिया गया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ओके। माउंटबेटन योजना के तहत वे विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। अब जो माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन प्लान का जो था, ये क्वेश्चन पूछता है 3 जून 1947, 3 जून यानी 3 जून 1947 को क्या हुआ कि पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। और साथ में आप देखिए कि डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की बात करते हैं कि डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुन के आए, वो हमारे जो बांग्लादेश है, जो अब बांग्लादेश बन गया है, ठीक है, वो पहले इंडिया में था, तो वो बांग्लादेश से ही चुन के आए थे उस समय, ठीक है, वो जो कि इंडिया का पार्ट था उस। लेकिन जब हमारा पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश भी हमारा अलग हो गया, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो यहीं से क्या हुआ कि डॉक्टर बीआर अम्बेडकर का जो कैंडिडेचर था, जो उनके सदस्य का जो एक स्कोप था, तो जैसे वो अलग हुआ, बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, तो हमारे इनकी सीट खत्म हो गई। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पुणे से, आई थिंक पुणे से फिर इन्होंने इनको एड करा के संविधान सभा में लेके आया था, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। तो भारतीय जो है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई। ओके। और पहले कितना थी, ठीक है, 389 थी टोटल सीटें, अब हमारे हमारे 300 के आसपास हो गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधित्व, ठीक है, और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। यानी कि अब जो है, जो 296 थे हमारे प्रोविंसेस के, अब हमारे प्रोविंसेस के क्या हो गए, 229 बच गए। और जो प्रिंसली स्टेट के 93 थी, अब प्रिंसली स्टेट का इंडिया में 70 रह गए, और जो लोग थे बचे हुए सब पाकिस्तान के लिए चले गए। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत यानी कि एडॉप्शन होने तक संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, ठीक है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान सभा के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा इनेक्ट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, तो वो भी एक दिन ऐड करेंगे हम, ठीक है। उसको हमारा लोकसभा और राज्यसभा शायद इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 17 दिन मानता है। जो कि जो इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, उसको भी हम ऐड करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, 18 दिन। ओके। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, ठीक है, यानी कि 165 दिन हुए थे, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था, ठीक है। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या था कि 11th यानी कि 11वें अधिवेशन हुआ था। और 12वें अधिवेशन कब हुआ था हमारा, जब सब लोग मिल के 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो वो भी एक अधिवेशन आता है, यानी कि टोटल अधिवेशन 12 हो जाएंगे। ओके।
इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पे हस्ताक्षर किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी, ठीक है, नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया गया। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय हम अंगीकृत कर लिए, अधिनियमित कर लिए, आत्मार्पित कर लिए, लेकिन पूर्ण तरह से लागू हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, उसमें आप विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी CM थी, है ना, पूर्णिमा बनर्जी, है ना, लीला राय, जी दुर्गाबाई, ठीक है, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, ठीक है, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्क्रेनी तथा 15वां जो था अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, ये लोग थे। अब देखिए, जो हमारे ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, ठीक है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि जो हमारा संविधान सभा है वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज अ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंडिया। ठीक है, ओके। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य संख्या, इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं थे, बिल्कुल सही। हालांकि इनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधित्वों को कैबिनेट में शामिल किया गया। ठीक है, ओके, ये चीजें हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। इतना आपका पूरा कंसेप्ट हिंदी में आपको समरी पूरा दे दिया था इंग्लिश में, है ना। अब उसको हिंदी में आप लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? ठीक है, पार्टी दिया है, स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन। आपको पता है कि सबसे पहले किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने। यही पूछ सकता है कि किसके मन में सबसे पहले विचार आया, जिन्होंने दिया, तो वो हमारे थे MN रॉय। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। वन, दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? कोई बात नहीं, MN रॉय। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, आप ना वीडियो पॉज करके ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को ऑन करके आप देखते रहिएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा, ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम इतना द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन नहीं। साइमन कमीशन के द्वारा तो ऐसी बात हो ही नहीं थी, है ना, क्योंकि इसने क्या किया था कि चेक करने आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है, जो उसने हमारे प्रोविंस में भी हमारे ट्रांसफर, स्थानांतरित और रिजर्व जो सीटें बुक की गई थी, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये तो होगा नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके द्वारा भी संविधान सभा का बात नहीं हुई थी। कैबिनेट में जो कैबिनेट मिशन था, इसने तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया भाई, लेकिन बात किसने किया? तो हमारा क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
तो 10 लाख, 1 मिलियन। ठीक। अब देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, आप देखेंगे कि जो कैबिनेट मिशन है, तो कैबिनेट मिशन में हमारे कौन कौन थे? हमारे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। हमारे कौन नहीं थे? तो हमारे विलियम वुड। ठीक। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके थ्रू? क्रिप्स, जो हमारे प्लान है, ठीक है, उसके। ओके, गठन किया गया था, तो गठन किसके द्वारा किया गया था? ये तो हमारा प्रपोजल लेके आया था, ये क्रिप्स जो है ये प्रपोजल लेके आया था, लेकिन गठन किसने किया था? ये गठन की बात हो रही है, तो वो हमारा कैबिनेट मिशन 1946, ये देखेंगे, सी सही है। ओके, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट के, तो उप सभापति कौन थे? हमारे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट तो हमारे माउंटबेटन थे, लेकिन हमारे उप सभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें दिया है, वायसराय इसमें पदेनाथ जज था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वन, देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को बनती है, तो इसमें हम देखेंगे 2 सितंबर, यस, 2 सितंबर 1946 को जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें कह रहा है कि कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए, सी राजगोपालचारी जो थे ये थे, और ये क्या थे? एजुकेशन और आर्ट, शिक्षा और कला के मंत्री बने थे। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है कि पटना से बिलोंग करते हैं, बिहार से, तो ये हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि और खाद्य के मंत्री थे। जगजीवन राम, ये हमारे लेबर मिनिस्टर थे, श्रम विभाग इनका था। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं थे भाई, तो यानी कि ये सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। ओके, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। एक दो बात आप समझ जाइए, यानी कि फूट डालो राज करो। ठीक है, तो ये इनका ब्रिटिशर्स का था, तो जहां पर भी आए कि वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं इंडिया का, तो बिल्कुल गलत होगा। तो वेबल का विचार, यानी कि वेबल कौन थे? वेबल हमारे वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी कि वायसराय थे। तो हमारे जो ये वेबल वायसराय थे, यानी कि वेबल के बाद ही हमारे लॉर्ड माउंटबेटन आए। ठीक है, और इनसे पहले हमारा लॉर्ड लिन लिथिगो थे, और जो लॉर्ड लिन लिथिगो थे वो हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक वायसरॉय इंडिया के कौन बने रहे, तो वो हमारे थे लिन लिथिगो। लेकिन लिन लिथिगो के बाद हमारे आए थे वेवेल, और वेवेल ने क्या किया था कि इंडिया के प्रॉब्लम को समझा। उसमें हमारे मुस्लिम लिख रहे थे कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हिंदू अपना कह रहे थे। तो ये बोवेल इंग्लैंड गए और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात किए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कही कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप जाइए और जो हिंदू और मुस्लिम सदस्य हैं उनकी संख्या समान कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ओके, यानी कि नहीं, सी कथन सही है पर ये गलत है, सी होगा। जी, सी। ओके, ठीक है, इसको आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 10th वन, ये भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? एक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। जो संविधान सभा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हमारा एडल्ट सफरेज पे नहीं था, गलत। ये हमारा लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे डिपेंड था, यानी कि ये हमारा गलत है। ठीक है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष भी हमारे ये नहीं थे।
ये हमारा इनडायरेक्ट था। ठीक, यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही था, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी भी पार्टिसिपेट की थी, मुस्लिम लीग भी किया था, कुछ इंडिपेंडेंट भी किए थे, यानी कि बहुदलीय हो गया। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही, बहुत सारी कमेटी बनी थी इसकी, है ना, यानी कि 3 और 4 सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ओके। यह वेस्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? फिर रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, ओके। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? कौन सा कथन गलत है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक, ये डाउट कैसे करेंगे? मैं तो कर दूंगा इसको, लेकिन डाउट कैसे रहेगा, आप मान लीजिए इसको करते हैं। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क अडल्ट नहीं, इस पे नहीं किया गया था, है ना, तो सिंपल, ओके। यानी कि इसमें था कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया? बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया? बिल्कुल नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया? ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो, यानी कि जो प्रोविंस थे, तो प्रोविंस से जो संविधान सभा के सदस्य थे वो क्या थे? इलेक्टेड थे। और जो कि हमारे देसी रियासतें जो थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां से नॉमिनेटेड, नामित थे। ओके, तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ओके, प्रांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतों से संविधान, ये हमारा गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा वहां से निर्वाचित हुए थे। ओके, ठीक है, गुड। यदि जो कंसेप्ट आपको मैं पहले समझाया था, यदि समझ गए होंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। 15th वन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ठीक है, तो संविधान सभा में यानी कि सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन द्वारा नहीं, यहाँ से हमारा इलेक्शन लड़े थे, ये प्रिंसली स्टेट नहीं थे ये। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ठीक है, भारतीय राज्यों के शासकों, ये भी, और भारतीय सभाओं द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, यानी कि प्रोविंशियल स्टेट द्वारा हमारा चुनाव ऐसे हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पहले सज्जनर सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, और एस राधाकृष्णन वो थे ही नहीं मेंबर, इंटरिम गवर्नमेंट में भी नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो जो संविधान सभा हमारी बनी, उसका जो प्रथम बैठक हुआ, तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने उसको शुरुआत किया था। और एक साथ सभी लोग, क्योंकि 20 कब 9 दिसंबर को हमारा हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बैठी, और 20 9 दिसंबर और 20 नवंबर को हमारे जो वायसराय साहब थे, है ना, इन्होंने सबको इनवाइट किया कि आइए हम लोग अब एक साथ बैठ के कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता हमारी ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की। ठीक है, ओके। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, जब सब लोग इकट्ठा हुए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इकट्ठा हुए, तो उनका जो उद्घाटन अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ठीक है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो बताइए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड यानी कि कहाँ से होंगे नॉमिनेटेड, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है वहां से वो नॉमिनेटेड होंगे। तो नॉमिनेटेड कौन थे? ये थे हमारे फ्रैंक एंथनी, ठीक है, ये हमारे एंग्लो इंडियन थे जी, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुए? ठीक है, 9 दिसंबर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, ठीक। यहाँ पे ABCD का कुछ छूट रहा है, प्रॉब्लम है, देखेंगे। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान सभा को बनाते हुए तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, यानी कि 12 अधिवेशन हुए थे। टोटल हम 11 मानते हैं, लेकिन जब हमारा सब लोग साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे तो उसको लेके हमारे 12 अधिवेशन मानते हैं, ठीक है। ये UPPCS मेंस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 24 जनवरी 1950, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लेकिन जब वो पूछेगा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या मानते हैं, उनके वेबसाइट पे क्या है, तो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन, एक दिन कम हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसी तरह कर देंगे। ओके, ये देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा? ड्राफ्ट किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत संविधान का पहला जो है वो, हम जैसा कि आपको बताया हूं मैं, कि हमारा बी एन राव साहब थे। बी एन राव साहब ने पहला हमारा ड्राफ्ट इन्होंने किया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। यदि एक्सेप्ट कर लिया गया होता तो इनको ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी एन राव को ही माना जाता, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, यानी कि ये कब होगा हमारा, ये तो पता ही नहीं मुझे भी। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो हमारा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर, ये तो सबको पता है यार। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद। देखिए, पहले तो ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया नहीं गया, भारतीय संसद उस समय हमारा बना ही नहीं था। गवर्नर जनरल की तो बात थी नहीं, क्योंकि वायसराय थे, वायसराय को खत्म कर फिर गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा नहीं हुआ था। ये जो संवैधानिक सभा था ना, इनके द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो इस संविधान सभा द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था कब? अंगीकृत एवं अधिनियमित, इनेक्टेड, तो ये हमारा 26 जनवरी 1900, नहीं 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 नहीं, ये हमारा कब? 26 नवंबर, ठीक है। अच्छा, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, कहाँ से हुए थे? ये बम्बई, ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य प्रदेश, या यानी कि वो हमारे कहाँ से हुए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु ये कब हुआ था? 1891, 1956, शायद यही है। हाँ ठीक है, 1891, 1956। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पूर्व में थी। हाँ, थर्ड जो थर्ड आरटीसी हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हमारा 1931 में हमारे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी समय ना हमारा गए थे दिसंबर में ये, यानी कि 1932 मान लीजिए, और 1935 के पारित होने के रूप में हुई परिणति भारत सरकार अधिनियम उसके पारित होने के रूप में हुई। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1985 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठबंधन बंद किया। ठीक है, दोनों सही। निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कौन कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 55 क्वेश्चन। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन हमारे आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि ये हमारा जो माइनॉरिटी है उनके हितों का, भावनाओं का ध्यान इन्होंने नहीं रखा है। ठीक है, क्या है? डी, आइवर जेनिंग्स। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये हमारे कौन कहे थे? ऑस्टिन साहब। ठीक, ग्रैवनिल ऑस्टिन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। लेकिन जब पहली बार सब लोग मिले और जब हाँ, पहली बार मिले और जब हमारा पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग बन रहा था। जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अलग बन रहा था, उस समय कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया? तो उस समय आएगा 8, और टोटल कितनी थी? 15। ठीक है, तो ये आपका हिंदी मीडियम के जो हिंदी माध्यम के जो समझाने का व्याख्या थी, आपको मैंने समझाया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम को देखेंगे। लेकिन अभी इसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का, अभी इसका देखेंगे कि मेंस में क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। ठीक है, आइए चलिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका, ठीक है, का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ठीक है, उसका क्या रोल है ना? तो जो भारत का संविधान निर्माण हुआ उसका क्या रोल है? तो इसको 250 वर्ड्स में जो यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम लिखेंगे, या जो भी आजकल मेंस एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे आप उसको? ठीक है, तो संविधान सभा की भूमिका यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो उसका रोल क्या था, आप उसको लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे इंट्रो, फिर आप लिखेंगे बॉडी पार्ट, बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण का दायित्व संविधान सभा को सौंपा गया। बिल्कुल सही है। इसका गठन नवंबर 1946 को किया गया। आप यहाँ पे 26 नवंबर में मेंशन कर सकते हैं। में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। प्रारंभ में इसमें 389 सदस्य थे, आपको पता है, जो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। यानी कि ये 296 मेंबर, और प्रिंसली स्टेट में कितना थे? देशी में 93 मेंबर्स, है ना? विभाजन के बाद इसकी सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। ठीक है, ओके। यद्यपि अल्दो संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, अडल्ट सफरेज पे नहीं हुआ, फिर भी यह प्रतिनिधित्वात्मक थी, क्योंकि ये हमारा 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी। इसमें
भारत के विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, विचारधाराओं और राजनीतिक मतों का समावेश था। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। जैसे प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके। संविधान सभा ने समिति प्रणाली, कमेटी सिस्टम के माध्यम से कार्य किया। इसकी प्रमुख समितियां जो हैं वो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, संघ शक्तियां समिति, यूनियन पावर कमेटी, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, उप समिति, सब कमेटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी एडवाइजरी जो कमेटी थी उसमें ये सब थी। डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधानों को अपनाया। यानी डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने क्या किया था कि जो भी हमारे देश हैं जो डेवलप्ड उस समय के थे, उन सभी के संविधान को उन्होंने पढ़ा और जो अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में जो जो जरूरी था उसको इम्प्लीमेंट कराया। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के प्रावधानों से प्रेरणा ली गई है। ओके। संविधान सभा ने लगभग 3 वर्षों यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 11 महीने यानी कि जैसे ही 12 दिन 12 महीना होता तो 3 साल हो जाता वो। ठीक है। तो लगभग 3 वर्षों का कार्य किया। 11 सत्रों और 165 बैठकों में गहन एवं व्यापक बहसें की। इन विमर्शों के परिणाम स्वरूप हमारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों पर आधारित संविधान बना जो प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं। ओके। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? संविधान निर्माण के अतिरिक्त, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो उसने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि क्या किया, वो संविधान निर्माण के अतिरिक्त संविधान सभा ने विधायी निकाय के रूप में भी कार्य किया। ठीक है। लेजिस्लेटिव की तरह काम किया और स्वतंत्रता की ओर संक्रमण में जो ट्रांजिशन फेज चल रहा था उसमें मार्गदर्शन प्रदान किया। इस प्रकार संविधान सभा केवल एक प्रारूप तैयार करने वाली संस्था नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखने वाली राष्ट्र निर्माण संस्था थी। ये सबसे जब इस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे तो आपको यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स इन योर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका हिंदी का कंक्लूड हो गया। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। जो इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल नहीं है ना, जिनको बस हिंदी में ही वीडियो देखना है, अब तक सारे कंसेप्ट समझ गए हैं, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं और जाके रिवाइज कीजिए। लेकिन जो बायलिंगुअल पे फोकस करते हैं, है ना, कंसेप्ट समझे हैं, हिंदी में भी पढ़ लिए हैं और उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को समझना चाहते हैं और जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम पे फोकस करते हैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बने रहेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश मीडियम। ओके। कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंग्लिश मीडियम में हम इसको देखेंगे। ठीक है। ओके। द फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय द स्वराज पार्टी, यानी स्वराज पार्टी जो थी इसने पहले डिमांड किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। एट a conference in Ranchi में held in May 1934 में. The idea of the Constituent Assembly was put forward for the first time by M.N. Roy. जो M.N. Roy थे, इनके द्वारा ही आइडिया दिया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में. The Indian National Congress (INC) officially demanded, ठीक है, after the Swaraj Party, a constituent assembly to frame the constitution of the India for the first time in May 1934 at Patna. ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या है कि रांची में देखेंगे कि स्वराज पार्टी है, उसने डिमांड किया था, फॉर्मल डिमांड किया था। उसके बाद ये जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, M.N. रॉय के द्वारा लिया गया था। और उसके बाद जो सेकेंड हमारे जो सेकेंड पार्टी बनी वो हमारे इंडियन नेशनल पार्टी बनी, जो कि पटना में जब हमारा उनका मीटिंग हुआ था उस समय इन्होंने उस बात को रखा था। और 1938 में देखेंगे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द INC डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि जो फ्री इंडिया है उसका जो संविधान बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाहरी बिना हस्तक्षेप के बनना चाहिए।
बाई अ कंस्टिट्यूंट असेंबली, और हमारे कंस्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, और जो कंस्टिट्यूंट असेंबली है इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, कि जो हमारे एडल्ट फ्रेंचाइजी हैं, ठीक है, यानी कि 18 साल से ऊपर जो है वो हमारा वोट करेंगे। बट द डिमांड वाज द फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर 1940। और हम देखते थे कि ये जो डिमांड थी, अगस्त ऑफर, जो अगस्त प्रस्ताव था, है ना, वो 1940 में इसको कर लिया गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली was constituted under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan 1946। और जो हमारा जो संविधान सभा, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा कंस्टिट्यूट हुआ, वो किसके द्वारा, हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के। लेकिन यहाँ पे आप क्रिप्स मिशन को भी याद करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से फ्रेमिंग करना है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, वो हमारा क्रिप्स मिशन लेके आए थे। ठीक है, यानी कि प्रोविंस से कितने लोग आएंगे, है ना, उसके बाद फिर हमारे प्रिंसली स्टेट से कितने आएंगे, है ना, तो और जो प्रोविंस से आएंगे उनका किस तरीके से इलेक्शन होगा, और नॉमिनेट किस तरीके से प्रिंसली स्टेट होंगे, वो सब हमारे क्रिप्स मिशन में थे। और लेकिन इसको फॉर्मुलेट किया कैबिनेट मिशन प्लान ने। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, यानी कि जो प्रोविंस थे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो किस पे डिपेंड थे, यानी कि पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे। फॉर एग्जाम्पल, 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पीपल, यानी कि 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ऑफ दिस 296 वर टू बी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट, यानी कि देसी रियासतें थी उनमें वो 93 सीट दी गई, और जो हमारा प्रोविंसेस था उनको 296 सीट दी गई। आउट ऑफ 296 सीट्स allotted to British India, 292 members were to be drawn from the 11 governor provinces and 4 from the 4 chief commissioner provinces। ये सब आपको मैं अच्छे से ब्रीफ में इंट्रोड्यूस किया हूँ पहले आपको। ओके, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। आपको पता है कि जो प्रिंसली स्टेट के थे, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे उनके द्वारा क्या थे, नॉमिनेटेड, न कि इलेक्टेड, वो क्या थे, नॉमिनेटेड। The election to the Constituent Assembly for 296 seats were held in July, ठीक है, अगस्त 1946 में। ओके, द इंडियन नेशनल कांग्रेस ओन 28 सीट, 208 सीटें कांग्रेस जीती, ठीक है, 73 सीटें हमारे मुस्लिम लीग जीती, और 15 सीटें जो हमारे और जो पार्टियां थीं उन्होंने जीता। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में फर्स्ट और सेकेंड जो हमारी मीटिंग हुआ था उसमें हमारा प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अप्रैल 1947 में जब हमारा थर्ड मीटिंग हुआ उस समय से ग्रेजुअली इनका पार्टिसिपेशन प्रिंसली स्टेट का शुरू हुआ। वही कह रहा है, इन द बिगिनिंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बट विद द थर्ड सेशन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली कमेंसिंग on 28th April 1946, the representatives of the princely states of the India began to join it gradually, है ना, यानी कि धीरे धीरे शुरू किया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसका इलेक्शन हमारा क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। दिस इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन दिस इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन, ठीक है, दिस इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जो एडल्ट हमारा फ्रेंचाइजी है उस पर वो डिपेंड नहीं था, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता था, यानी कि जो प्रोविंसेस के जो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली थे, उसमें के जो मेंबर थे, जो मेंबर प्रॉपर्टी, टैक्स और एडुकेशन के आधार पे चुने गए थे, वही लोग क्या करेंगे, इन सारे मेंबर को, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुनाव करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वोटिंग राइट, है ना, वर लिमिटेड एंड बेस्ड ऑन द टैक्स, एडुकेशन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि पीईटी याद रखिएगा। और ये हमारा प्रॉपर्टी, एडुकेशन और टैक्स, है ना, और ये पेड कब था, किस पे, 1935 पे, 1935 में इसने किया था कि आपको वोट डालना है, ठीक है, वोटिंग राइट जो है, तो वोटिंग राइट जो हमारा टैक्स, एडुकेशन और प्रॉपर्टी तक सीमित किया गया, वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। द वाइसरॉय इनवाइटेड, है ना, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर, इतना आप देखेंगे कि 20 नवंबर 1946 को, यानी कि 20 नवंबर 1946 को जो हमारे वायसरॉय साहब हैं वो इनवाइट करते हैं कि जो भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आए। लेकिन हमारा जो पहला मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर को होती है, दिसंबर 1946 में। 207 मेंबर, 207 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग में 207 बस पार्टिसिपेट करते हैं। द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, द टेम्पररी प्रेसिडेंट, जो हमारे टेम्पररी
प्रोटम जो होते हैं, जो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट, वो हमारे डॉक्टर सैयदना सिन्हा थे, उन्होंने उसको प्रिसाइड किया। लेटर 2 दिन बाद, 9 दिसंबर की बात हुई, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुनते हैं, और साथ में जो एच.सी. मुखर्जी हैं, उनको हम वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे फ्रैंक एंथनी हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉमिनेटेड चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। ओके, इट टुक 2 इयर्स 11 मंथ, ठीक है, एंड 18 डेज, यानी कि आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो ये मेंशन करते हैं 2 साल 11 महीना और 17 दिन, एक दिन ये कम करते हैं। एक दिन कम इसलिए करते हैं, हो सकता है कि जो 26 जनवरी, अरे सॉरी, 24 जनवरी 1950 को जो सब लोग इकट्ठा हुए थे और संविधान पे साइन जो किए थे, उस दिन को वो एक्सक्लूड एक्सक्लूड करता है, छोड़ता है, इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए। ओके, ठीक है। टोटल 11 सेशन वर हेल्ड, ये तो बोल रहे हैं कि 11 सेशन हेल्ड होते हैं, लेकिन जिस दिन साइन हुआ उस दिन को भी हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे 12 डेज होते हैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओके, except for this 11th session of the Constituent Assembly finally met on 24th January 1950 to get a signatures of the member of the Constitution, ठीक है। तो हमारे उस तरीके से 11 प्लस 1 हमारे 12 हो जाएंगे। बी.एन. राव जो थे हमारे, बेनेगल नरसिंह राव, was appointed as the constitutional advisor to the assembly। बी.एन. राव ऐसे थे कि इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट सबमिट किया था, लेकिन उनके ड्राफ्टिंग को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं तो यही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते। और बाबा साहब के द्वारा जो ड्राफ्ट किया गया था उसको स्वीकार किया गया, इसलिए ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑन 26 नवंबर 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनएक्टेड एंड गैप टू देमसेल्फ, यानी कि 26 जनवरी 1949 को हमारा जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और अपने आप को दिया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Some provisions of the Constitution came into force on 26 नवंबर 1949 itself। कुछ जो हमारे प्रोविजन हैं वो उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, बट इट कंप्लीटली केम इनटू फोर्स, लेकिन जब आएगा केम इनटू फोर्स हमारा कब सही से लागू हुआ, तो हमारा 26 जनवरी 1950 आप करेंगे। और जहाँ पे अडॉप्टेड, इनएक्टेड जब आएगी तो हमारा 26 नवंबर होगा 1949, लेकिन जब हमारा आएगा केम इनटू फोर्स तब हमारा 26 जनवरी 1950 होगा। यानी कि सिंपल, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि जहाँ पे केम इनटू फोर्स आया तब 26 जनवरी 1950, और अडॉप्टेड इनेक्टेड आएगा तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। द नंबर ऑफ द वुमेन इन कंस्टिट्यूट असेंबली वाज 15, आपको पता है कि 15 महिलाएं थी उसमें। ओके, उसमें हमारे विजयलक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी कौर थे, सरोजिनी नायडू थी, जो कि हमारे गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश थी, ठीक, यूनाइटेड प्रोविंस, सुचिता कृपलानी थी, सीएम ऑफ द यूपी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला रॉय थी, दुर्गाबाई थी, हंस मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका राय थी, मालती चौधरी थी, ठीक है, दर्शयानी बिलियाउधन थी, बेगम एजाज रौशल थी, एनी मशकिरनी थी, और अम्मू स्वामी नंदन थी, ठीक है। तो ये सब सारे हमारे थे। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946, अंतिम सरकार कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 को। हाउएवर, हालांकि इट डिड नॉट इंक्लूड एनी मेंबर फ्रॉम द मुस्लिम लीग, इंटरिम सरकार बनी लेकिन उसने क्या किया कि मुस्लिम लीग के मेंबर को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था। बट ऑन 26 अक्टूबर 1946 को हम देखेंगे कि 5 मेंबर, है ना, ऑफ द मुस्लिम लीग वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कैबिनेट, यानी कि इंटरिम क्वेश्चन पूछ देगा कि इंटरिम गवर्नमेंट में हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर थे या नहीं थे, तो जस्ट आपको क्लिक करना यस, देवर, वो लोग थे। ओके, ठीक है। इंटरिम कैबिनेट में देखेंगे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इंटरिम गवर्नमेंट के। तो प्रेसिडेंट कौन थे, तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे, तो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस रॉय, ठीक है। ओके, तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है ये होम मिनिस्टर थे शुरू से लेके लास्ट तक, तो ये होम मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी जी से ये मिले थे, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये हमारा बिहार से हैं, तो बिहार वाले कहाँ फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर पे और फूड पे। ओके, जॉन मथाई, देखिए जॉन मथाई हैं तो आई लास्ट में है, आई से इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री होगा। जगजीवन राम थे, राम है, जगजीवन राम शेड्यूल कास्ट के थे, तो यानी कि लेबर पे ज़्यादा फोकस किए, यानी कि लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह, बल कहाँ जरूरत पड़ती है, बल जरूरत पड़ती है डिफेंस में रक्षा करने के लिए, तो ये डिफेंस में थे, ठीक है। सी.एच. भाभा, भाभा देख रहे हैं कि साइंटिस्ट का नाम है, तो ये कहाँ पे फोकस करते हैं, यानी कि वर्क्स, माइन और पावर पे। लियाकत अली, लियाकत एल.आई है, ठीक है, एल.आई को आप बस एल.आई को अपोजिट कर दीजिए तो इस तरह बन जाएगा आई, ठीक है, यानी कि आप कर देंगे तो हमारा फाइनेंस, ठीक है। अब्दुल रब निस्तर देखेंगे तो निस्तर यानी कि
रब की बात कर देंगे, रब यानी कहाँ है, एयर में है, तो पोस्ट ऑन एयर, ठीक है। आसफ अली को देखेंगे, आसफ अली रेलवे में है, ठीक है। सी राजगोपालचारी बहुत ही विद्वान आदमी थे, तो इनको हम एजुकेशन और आर्ट दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारे चंडीगढ़ देखेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारे कॉमर्स सी है, तो सी से हमारे कॉमर्स हो जाएंगे। और ये गजनाफर अली खान देखेंगे तो ये हमारे हेल्थ पे, आज जोगिंदर नाथ मंडल जो कि हमारे पाकिस्तानी थे, ये हमारे लॉ मिनिस्टर, ठीक है। ओके, अब देखेंगे हम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो हमारा स्वराज पार्टी 1934, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया के बारे में बात आ जाएगी, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एम एन रॉय, ठीक है। ओके, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people, ये हमारे कौन बोले थे, है ना। अब ईएमपीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारे महात्मा गांधी बोले थे कि द कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अलोन अकेले क्या कर सकता है, वो हमारा संविधान जो हमारे इंडिजीनियस प्रोड्यूस कर सकता है देश के लिए, और सत्य और फुली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ पीपल, और जो लोग हमारे जो लोग हैं उनकी जो विल है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो हमारे बोले थे महात्मा गांधी साहब, ठीक है, ए। ओके, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग, ये प्रपोजल के बारे में बात हो रही है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, जब हमारा प्रपोजल आया, जब प्रपोजल आएगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिप्स, क्रिप्स मिशन, ठीक है। और जब हमारा आएगा कि कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, ठीक है, किसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये साइमन कमीशन तो कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल नहीं है, ब्रिटिश कैबिनेट इसका भी नहीं है हमारा, सी, ठीक है। आगे देखिए, फिफ्थ वन, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा था, है ना, वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, अरे भाई नॉमिनेटेड बाय तो हमारा प्रोविंशियल नहीं, प्रिंसली स्टेट होता, तो ये नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, ये गलत है पहली बात। Any province which is not prepared to accept a new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. Yes, ये हमारा सही था, और एक क्रिप्स मिशन में, तो ये हमारा बी, ठीक, ओके, ठीक है, ये तो पता है यार। सेवंथ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन में क्या है कि हमारे स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, ठीक है, जो पैथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन हमारे विलियम वुड नहीं थे, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज स्टेबलाइज्ड अंडर, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था किसके अंडर स्टेबलाइज हुआ था, तो हमारा हुआ था कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिशन ये हुआ था, ठीक है। थ्रू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड, किसके प्लान के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, तो हमारा बिल्कुल ये हमारा सही होगा क्या, कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था उसके थ्रू हमारा क्रिएट किया गया था, जहां भी क्रिएटेड की बात आ जाएगी तो हमारा कैबिनेट मिशन, ठीक है। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म 1946, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आपको पता है ये हमारे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट हमारे लॉर्ड माउंटेन बेटन हमारे वो थे, लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, ओके, ठीक। इनमें देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन का थोड़ा सा, ठीक 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 ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, असेंबली वाज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, बिल्कुल गलत है। द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, ये भी गलत है। असेंबली वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, और अदर पार्टियां भी थी, ठीक है। असेंबली वर्क थ्रू द वेरियस कमेटी, बिल्कुल सही है, ये 3 और 4, ठीक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट
रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट, ये हमारे फ्रेंचाइज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये करेक्ट पूछा है ना। इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन, गलत है। इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी, ये भी गलत है। इट वर्कड थ्रू द सेवरल कमेटी, बिल्कुल सही है, यानी कि ए और डी, ए और डी, ठीक। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, ये प्रोविंस से हमारे क्या हुए थे, इलेक्टेड हुए थे, और प्रिंसली से नॉमिनेटेड हुए थे। तो हमारे प्रोविंस के बारे में पूछा है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंस, डायरेक्टली नहीं थे प्रोविंसेस से, बल्कि इनडायरेक्ट वे में थे, ये गलत है। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई हमारा जो नॉमिनेशन था वो सिर्फ प्रिंसली स्टेट था, है ना, और प्रोविंस में हमारे इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन हुए थे तो उसी में हमारा आईएनसी हो गई, मुस्लिम लीग हुई, ये सब किए तो थे, ये भी गलत है। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमारे सही है। सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ओके। ये देखिए, हु वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, ठीक है, तो हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज। Who was the first elected chairman of the Constituent Assembly? फर्स्ट इलेक्टेड नरेंद्र प्रसाद कहाँ गए, ये, ठीक है। Who was the president of the Constituent Assembly of the Independent India? ठीक है, तो हमारे कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the first nominated डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन हमारे कौन थे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वो हमारे फ्रैंक एंथनी थे, ये हमारे एंग्लो इंडियन थे, और 1950 से लेकर 1992 तक ये हमारे लोकसभा के मेंबर रहे हैं, ठीक है, और ये नॉमिनेटेड हुआ करते थे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 से लेकर 1992 तक। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड ऑन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको पता 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजोल्यूशन फॉर द गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हमारा 22 जनवरी, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया, ये 22 जनवरी 1947, ठीक है। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर, प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, क्यों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाके, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, है ना। रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए सही हो सकता है, ठीक है। प्रियम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एम्स, ठीक है। पीपल ऑफ इंडियाज ऑर्डर डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, नहीं भाई ये गलत है, ठीक है, तो 4 हमारा गलत होगा, तो 4 गलत होगा तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, यानी 4 यहाँ गलत, 4 यहाँ गलत, तो ऑल ऑफ द ये भी गलत, तो कौन बचेगा, गुड। व्हाट ऑफ द ड्यूरेशन इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता 2 से 11 मिनट 18 दिन, ठीक। क्वेश्चन कट गए, अच्छा ऊपर चला गया, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, चलिए। When was the third reading of the Indian Constitution started in the Constituent Assembly, ये हमारे थर्ड रीडिंग कब हुआ था, हमारा थर्ड रीडिंग यानी कि थर्ड मीटिंग के बारे में बात बोल सकते हैं, तो हमारे 1957 में हुआ था, और 1947 में अप्रैल में, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर भाई 1949 को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। Consider the following statement in respect to the Constitution Day. The Constitution Day is celebrated 26 नवंबर को, ये सही है, एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू एमिक्स बॉल, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कमीशन, गलत,
क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था, वो कोई सेटअप नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, करेक्ट एंड ये सी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कंस्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। हम देखेंगे कि जब हमारे कंस्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर जब इलेक्ट होके आए, तो डॉक्टर बी राम अम्बेडकर अभी का जो वेस्ट बंगाल है, यानी कि उस समय पार्टीशन के समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि बांग्लादेश, तो वहीं से वो चुन के आए थे। लेकिन जब हमारा पार्टीशन हुआ तो वो हमारा ईस्ट पाकिस्तान में चला गया क्षेत्र, बांग्लादेश, है ना। तो इनका कैंडिडेचर जो है खत्म कर दिया गया, तो फिर से इनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा के जिता के लेके आया गया। ओके, देखिए, गुड, ये है। इन द प्लेनरी इलेक्शन held in 1946, Dr. Ambedkar was elected from the eastern part of the undivided Bengal। ठीक है, अनडिवाइडेड बंगाल जो है वहां से हुए थे। लेटर ऑन द रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, वो बन गया पाकिस्तान का पार्ट। ओके, देन अंबेडकर वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम पुणे, सीट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, जो हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसीज था। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो वहां से पुणे से इनको जिताकर लेके आया गया, और विच वॉज मेड वेकेंट बाय द रिजिग्नेशन ऑफ एम आर जयकर। जो एम आर जयकर है कांग्रेस पार्टी के थे, इन्होंने रिजाइन दिया उसको। तो जब रिजाइन दिए तो पोस्ट खाली हो गई। तब उसके बाद पुणे से इनको इलेक्शन लड़ाया गया, वो जीते और फिर हमारे ये आए। यानी कि क्वेश्चन कभी आ सकता है कि वो कौन से पर्सन थे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 2 बार चुन के आए। ठीक है, एक पाकिस्तान से, है ना, और एक इंडिया से, तो वही थे। सिंस डॉक्टर अंबेडकर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द ईस्ट बंगाल, नॉट वेस्ट बंगाल, सो ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। इनका पूछता है कि बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो 1891 1956। ठीक है, ठीक है। Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as the political party after the independence of India? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, गांधी जी कहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी। जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो जाए, तो खत्म कर देना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक। Which of the following said the constitution, like a machine, is a lifeless thing? It acquires life because of the men who control it, and India need today nothing more than set of the honest man who will have the interest of the country before them। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे। ठीक। In their nationalist reaction, the founding father of the Indian constitutions tended to minimize the importance of the minority interest and emotion। ये हमारे कौन बोलेंगे? यही हमारा है, इवोर जेनिंग्स। ठीक। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, ये हमारा ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन। ठीक है, हमारा ग्रेनविले ऑस्टिन। अब देखिए, और सारे एमसीक्यू हैं, आप उसको कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेन से क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सुप्रीम बॉडी entrusted with the task of framing the Constitution, which came into force 26 January 1950। It was constituted in November 1946 under the Cabinet Mission Plan and initially consisted 389 members representing provinces and princely states। After partition, its membership was reduced to 299। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान बनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले उसको बताएंगे ना कि भाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, तो सबसे पहले हमारी मीटिंग कब हुई, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट आए, कितने चुन के आए, कितने लोग पार्टीशन होने के बाद भी थे उसमें, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये इंट्रो हो जाएगा। फिर आप बॉडी के बारे में बॉडी पार्ट लिखेंगे, है ना, कि दो नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो हमारा एडल्ट के फ्रेंचाइजी पे हमारा इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने क्या वजह कि जो प्रोविंशियल हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा इनका इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ठीक है, द असेंबली वाज अ रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर रिफ्लेक्टिंग इंडिया डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ
terms of region, communities, ideologies, and political opinions. Eminent leaders such as Dr. B. R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, ठीक है, Krishna Swami Iyer played a crucial role in the constitution making. ठीक है. The assembly worked through a systematic committee system. Major committees included the ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, यूनियन पावर कमेटी, हमारे कौन थे यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट, हमारे रैंक पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सम कमेटी, ठीक है, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी एंड माइनॉरिटीज, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटी. द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एग्जामिन्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल्स एंड adapted them to Indian conditions, borrowing features from the Constitution of Britain, USA, Ireland, Canada, Australia, Germany, France, जापान, ठीक है, ओके. द कंस्टिट्यूंट असेंबली deliberated for nearly 3 years, ठीक है, होल्डिंग 11 सेशन, 165 सिटिंग, यानी कि 3 साल लग गए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि ठीक है 12 दिन और रहते लग गया होता तो 3 साल कंप्लीट था. Extensive debates ensured democratic discussions and consensus building. The Constitution thus emerged as a synthesis of ideals such as justice, liberty, equality, fraternity, as reflected in the preamble. ठीक है, तो ये सब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे फ्रांस से लिए गए हैं. ठीक है. बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, द असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अतिरिक्त जो असेंबली था, ऑल्सो फंक्शन एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी. ये हमारा एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम किया था. एंड गाइडेड द ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस. और हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था, तो जब हमारा रूलिंग कर रहे थे ब्रिटिशर्स और हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उन दोनों के बीच में जो गैप है, जो ट्रांजिशन फेज था, उसको इसने गाइड किया. Hence, Constituent Assembly, अतः जो Constituent Assembly है, was not only a drafting body but a nation building institution that laid the foundation of India's democratic polity. ठीक है, तो अब इसका जो आप मेंस में लिखेंगे आंसर, ये भी आपका 250 वर्ड्स में हो गया है ना, यानी कि मेंस अप्रोच भी आप देख लिए. ओके, इसके बाद एमसीक्यू फॉर्म में आपने देखा है, सॉल्व किया है पूर्वालोकन का, जो घटना चक्र की बुक है, ठीक है, जो बहुत फेमस किताब है, उसका एमसीक्यू किया, उसका आपने कंसेप्ट समझा. ठीक है, उसको मैं आपको शुरुआत में इनिशियली आपको मैंने समरी दे दिया एक्सप्लेन करते हुए. ठीक है, इसके बाद एक क्लास जो थी आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में थी. हिंदी में भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ मैं. ठीक है, और आई होप आपको सारे कंसेप्ट इनके समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे. यदि आप अपने को जज करना है, तो आप बहुत सारे एमसीक्यू जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसके गूगल पे या मान लीजिए आपके पास जो बुक्स हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप कितना क्वेश्चन कर लेके जाते हैं. ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा एफर्ट था. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. ठीक है, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. और ऐसे ही पॉलिटिकल क्लासेस के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए. तब तक के लिए धन्यवाद. Thank you.